आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम स्कूल लीडरशिप है और हम इस वक्त यूनिट नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं और इस हमारी यूनिट का नाम है इफ़ेक्टिव लीडरशिप स्ट्रेटजीज़ और प्रेजेंटेड बाय मैं यानी कि मोहम्मद सफला खान हूँ और हमारा ये B.Ed का कोर्स है और ये 8618 इसका कोड है और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। Remarkable amount of time, effort, and money has been devoted to the study of leadership. फिर है, despite all of this, there is little agreement about exactly what leadership is. फिर है, still people know effective leadership when they see it. And while great leaders may sometimes be born that way, there are certain traits that great leaders share it common that anyone can practice and adopt to become more effective leader. आगे हमारे पास है highly effective leaders are not afraid to be deceive and to make tough calls quickly when circumstances रिक्वायर इट। फिर है कि वो डरते नहीं हैं जब कोई टफ कंडीशंस हो। जो लीडर्स होते हैं यहाँ पे ये बता रहे इफेक्टिवली वो करते सर्कमस्टेंसेस को देख लेते हैं। आगे वंस यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन देन डू नॉट हेजिटेट मेक इट। यानी कि जब आप कोई इन्फॉर्मेशन आपके मुताबिक जब आप कोई डिसीजन ले लें तो उस पर ही कायम रहे और हेजिटेट ना डरे नहीं कि वो सही होगा या गलत होगा, उस पर उसको करके दिखाएं। आगे एंड वंस यू मेक अ डिसीजन then stick it unless there is particularly compelling reason for you to change it। यानी कि जब तक कोई बहुत बड़ा रीज़न है उस अपने डिसीजन को ना बदले बल्कि उसी पे स्टिक रहे। आगे हम चलते हैं स्टूडेंट्स इसके लर्निंग आउटकम्स पे इस चैप्टर के वो क्या व्हाट इज़ विजन, फिर क्या हाउ वी क्राफ्ट विजन, फिर है हाउ वी सेट कॉमन गोल्स, फिर है व्हाट मिस्टेक्स वी डू वाइल सेटिंग कॉमन गोल्स, फिर है हाउ टीम बिल्डिंग इम्पॉर्टेंट इन लीडरशिप स्ट्रेटजीज। आगे इज टीम लीडरशिप प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन लीडरशिप। आगे हम चलते हैं इस चैप्टर को शुरू करते हुए। तो सबसे पहले क्या है द विजन क्राफ्टिंग। इसमें क्या है विजन हम देखेंगे, हमसे देखते कि किसी भी लीडर का पहले विजन होता है फिर उसके बाद आता है क्राफ्टिंग ऑफ विजन स्टेटमेंट। फिर वो एक विजन स्टेटमेंट देता है वो लीडर किसी भी कंपनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी इंस्टीट्यूशन में। फिर लुकिंग विद, फिर उसको लुक करता है कि किस तरह से उसने काम चलाना है, कैसे उसको गौर और फिक्र करता है। फिर कोर आइडियोलॉजी, फिर उसकी कोर आइडियोलॉजी इसके पीछे वजह क्या मैं ये काम करने जा रहा हूँ। फिर वो देखता है कोर वैल्यू की, इसकी वैल्यू कैसे यह है कि वैल्यू एडिशन पैसे में होगी, मनी में होगी या लोगों को सोशली को फ़ायदा होगा। फिर कोर पर्पस ये होता है कि भाई पैसे कमाने हैं, पर ये होता है कि अपने आप को जो है अपने फॉलोअर बढ़ाने, पर्पस ये होता है कि जो है अपनी पावर को अपनी ताकत को बढ़ानी, ये कुछ पर्पसेस होते हैं। आगे बिग गोल्स बोल्ड मिशंस द क्वेस्ट, बड़े गोल्स बड़े वक्त पे आपने करने, बड़े मिशंस को सरंजाम देने के लिए ये वजह से माइक्रो सॉफ्ट से मिशन स्टेटमेंट जो थी वो सॉफ्ट से मिशन स्टेटमेंट वो भी इसी ही तहत पे बनाई गई थी। फिर विव्ड डिस्क्रिप्शन भी इसी तहत है और फिर समिंग इट अप, इस चीज़ को सारा फिर सम अप भी वो करते हैं। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव विजन। ये क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव विजन? तो इसमें स्टूडेंट्स देखते हैं अ विजन स्टेटमेंट डू नॉट आ विजन मेक। जो एक विजन स्टेटमेंट है इसका मतलब ये नहीं होता कि वो विजन मेक करता है। आगे है द बेनिफिट्स ऑफ एन इफेक्टिव विजन। जो बेनिफिट्स इफेक्टिव विजन के स्टूडेंट्स वो हम देखते हैं वो क्या सम बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव विजन आर एज फॉलोज। कुछ मंदच जहन है वो हैं बेनिफिट्स विजन के, वो क्या है विजन provides direction and help the organization prepare for the future। उसे फ्यूचर के लिए तैयार करता है ऑर्गेनाइजेशन को विजन जो होता है। आगे विजन प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर डिसीजन मेकिंग। विजन प्रोवाइड करे गाइडेंस डिसीजन मेकिंग के लिए। फिर विजन
शेप्स द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी, विजन जो है वो शेप कर ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी को। फिर क्या, विजन गाइड्स द टाइप्स ऑफ पीपल यू हायर एंड प्रमोट, विजन जो है वो गाइड करता है कि किस तरह के पीपल को हायर करना है और इन्हें किस तरह से प्रमोट करना है। आगे है व्हाट मेक्स एन इफेक्टिव विजन, किस तरह से इफेक्टिव विजन बनता है, उसकी नीचे कोई पॉइंट्स है। नंबर 1 क्या है, पहले फ्यूचर फोकस होना चाहिए वो, यानी कि उसे फ्यूचर के बारे में पता होना चाहिए। फिर नंबर 2 पे क्या, डायरेक्शनल, उसे डायरेक्शनल वो होना चाहिए, उसे अपनी डायरेक्शन का पता होना। फिर केयर, नंबर 3 केयर, यानी कि केयर उसे अपनी करनी चाहिए कि उसकी जो चीज़ उसका टाइम और मनी की उसे केयर करनी चाहिए। फिर रेलिवेंट, यानी कि जो उसका जो जिस प्लान के साथ है वो रेलिवेंट भी है कि नहीं, यानी कि लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट कर देंगे, ये भी देखना चाहिए। पीपल परस्पेक्टिव भी इसका मतलब होता है। नंबर 5 पे प्रपोज डेरिवेंट, प्रपोज डेरिवेंट इसमें होना चाहिए कि क्या उसकी क्या वो समझता है कि ये चीज़ ठीक है कि नहीं। फिर नंबर 6 पे वैल्यू बेस्ड, वैल्यू बेस्ड इस जो इसका जो वो प्रोडक्ट बना उसकी वैल्यू बेस्ड है, आइटम उसका वैल्यू बेस्ड है, मार्केट में चलेगा या नहीं, ये नहीं, इसके बारे में उसे होमवर्क करना चाहिए। फिर है नंबर 7 पे चैलेंजिंग, चैलेंजिंग जो है कि ये आपकी जो मार्केट है इसमें इसके कितने जो है आप ये काम करें या फिर इससे पहले भी कोई कंपेटिटर्स बैठे उनसे उनको आपने कैसे compete करना है और अपनी प्रोडक्ट कैसे बेचने है, उसके आप क्या स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ये होती है चैलेंजिंग की क्या चैलेंजेस हैं मार्केट में जो आप फेस करेंगे जाके आगे अपनी इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है यूनिक, मतलब 8 पॉइंट है यूनिक, यूनिक होना चाहिए, यानी कि जितने भी आपके यहाँ जो प्रोडक्ट है वो यूनिक होना चाहिए, उससे जो अलग होना चाहिए, इसके ऊपर आपने काम करना है। आगे नंबर 9 पे विविड, ये होना चाहिए। फिर है नंबर 10 पे इंस्पायरिंग, यानी कि इंस्पायर होना चाहिए, मोटिव, जिससे देख के इंस्पायर और मोटिवेशनल जो इसमें पावर है और वो लोग जो उसकी तरफ खींचे और उसकी तरफ आए, तो ये भी स्पार्कलिंग पावर भी इसमें होनी चाहिए आगे प्रोडक्ट पे। तो ये भी एक जो है ये भी एक विजन का एक हिस्सा होता है, इफेक्टिव विजन का। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आगे क्या है, सेटिंग अप कॉमन गोल, सेटिंग अप कॉमन गोल्स में हमारे पास आ रहे हैं डिफाइनिंग गोल्स, डिफाइन करना है गोल्स को कि गोल्स होते क्या है और जो है गोल्स क्या होते हैं, गोल होता है मकसद किसी भी चीज़ को हासिल करने का, तो वो जो होता है कंपनी जो होता है वो बनाती है। आगे क्या है, कम्युनिकेटिंग गोल्स, कम्युनिकेटिंग गोल्स का मतलब कि अंदर भी जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, जो आपके साथ जो कुलीग्स काम रहे उनमें, और जो आपके बाहर जो लोग हैं यानी कस्टमर्स हैं उनके लिए भी कम्युनिकेशन कितना चाहिए, इसमें एड्स एडवर्टाइजमेंट भी चलती है और वैसे भी होता है जिससे ज़रिए जो आपका कम्युनिकेशन गोल्स का जो बार बार लोगों को पता चलता है और वो इसमें आशना होते रहते हैं। फिर एम्प्लॉयज़ इनपुट, एम्प्लॉयज़ का इनपुट क्या है कि वो कितनी मोटिवेशनली एम्प्लॉयज़ इनपुट करते हैं अपनी इस प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। फिर है मोरल कितना आपका जो है वो हर वक्त जो है मजबूत रहते हैं, यानी ताकतवर रहता है कि आप अपनी 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 प्रोडक्ट को बेहतर बना सकें, उसके आपको मोटिवेट होना पड़ता है। आगे के रिवॉर्ड्स, आपके एम्प्लॉयज़ अच्छा काम करते हैं आपको रिवॉर्ड देना चाहिए, को आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट को सारा प्रमोट करते हैं आम लोगों में, तो आपको उनको भी रिवॉर्ड देना चाहिए, इसके लिए भी स्ट्रेटजीज होती हैं, ऐसे भी आपको प्रोडक्ट बिकता है। आगे टीम बिल्डिंग एंड डेवलपिंग कॉमन गोल, टीम बिल्डिंग बनानी पड़ती है हमें, यानी कि टीम को मजबूत करना पड़ता है, कोई कमज़ोर आदमी नहीं रखना, अगर कमज़ोर है तो साथ मिला के रखना। और डेवलपिंग कॉमन गोल्स, और डेवलप कॉमन को मिलकर काम कर सकते हैं, हमने अकेले नहीं बना, हमें एक यूनिटी से काम करना, तो ये एक चीज़ है। आगे अंडरस्टैंडिंग गोल्स, अंडरस्टैंडिंग गोल्स को हमने करना है कि गोल्स हैं वो अंडरस्टैंड होने चाहिए हर आपके सबॉर्डिनेट को, और हर बंदे को, लीडर से लेके मैनेजर से लेके सुपरवाइजर से लेके सबको पता हो कि हमारा गोल का मकसद क्या। फिर अप्रोचेज आप इसमें मुख्तलिफ किस्म की यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ अ टीम, एलिमेंट्स ऑफ टीम जो है वो भी इसके अंदर जो बहुत सारी मेंटेन करती है कि जो आपकी टीम है वो किस तरह के एलिमेंट्स को यूज़ करती हैं जिससे आपको प्रोडक्ट बेटर। फिर इंडिविजुअल विद इन टीम, इंडिविजुअल टीम में क्या हर एक का रोल है जिसको वो रोल पे करते हैं जिससे आपका प्रोडक्ट जो है वो सक्सेसफुल होता है। आगे सेटिंग टीम गोल्स, सेटिंग टीम गोल्स में जो है वो बड़ी क्या आता है, हाउ टू इंश्योर नो वंस आइडियाज़ गेट लेफ्ट आउट, यानी कि जो आपका आम सी भी स्टूपिड भी बात आपको लग रही हो करी तो उसकी बात को अहमियत है, हो सकता है वो बात जो है आपका आगे जाके काम आए आपके ही ऑर्गेनाइजेशन में और उससे आपका प्रोडक्ट जो है बिक जाए। तो हर आदमी के जो आइडिया है उसकी इज्जत करनी है और उसको ऐसे लेफ्ट बिहाइंड नहीं करना चाहिए, लेफ्ट आउट नहीं करना चाहिए। आगे जी स्टार्ट बाय क्लैरिफाइंग टीम ऑब्जेक्टिव, क्लैरिफाई हमने टीम के ऑब्जेक्टिव को बार बार करना चाहिए ताकि इससे जो होता है टीम बिल्डअप अच्छी होती है। आगे है डिफाइन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पता चाहिए होना चाहिए और उसके बारे में से आशना होना चाहिए ताकि वो इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आम तरीके से अलमी जामा पहनाए। आगे हेल्प एवरीवन पार्टिसिपेट, हर एक की मदद करनी चाहिए, वो एक दूसरे की मदद करें और पार्टिसिपेट ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में करें जिससे जो है आपके गोल जो है वो सक्सेसफुली जो है कॉमन गोल्स अचीव हो सके। आगे हम चलते हैं, रिमेंबर सम टीम मेंबर्स डूज एंड डस्ट, इसमें क्या है, व्हेन लीडर्स
when leading a team meeting, keep the following guidance in mind during the session. जब आप अपने एज अ लीडर आप जब मीटिंग करें तो फॉलोइंग गाइडेंस जो है वो अपने माइंड में सेशंस के दौरान रखें. सबसे पहले डू में देखें लिसन टू एवरीवन, यानी कि अब हर एक को सुने. फिर प्ले डेवल्स एडवोकेट, प्ले करें यानी शैतान मरदूद डेवल्स एडवोकेट की तरह चलें. यहाँ पे ही बताया जा रहा है. फिर प्रपोज सोल्यूशन, फिर प्रपोज करें सोल्यूशंस को. फिर प्रिपेयर आ मीटिंग एजेंडा एंड स्टे ऑन ट्रैक पे, अपना मीटिंग एजेंडा कायम करें और अपने ट्रैक पे ही रहें. फिर आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन आस्क करें, ओपन एंडेड क्वेश्चन. ये डू के लिए. और डजेंट के लिए क्या लिख रहा है वो जी, क्रिटिसाइज अदर्स आइडियाज़, क्रिटिसाइज करें अदर के आइडियाज़ को, यानी कि आपके कॉम्पिटिटर्स के आइडियाज़ को आप क्रिटिसाइज करें. बी ओवरली डिमांडिंग, यानी कि देखिए मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है या किसी चीज़ की डिमांड नहीं आपकी प्रोडक्ट की है. यानी फिर है इन्फोर्स योर आइडिया, आपका आइडिया इन्फोर्स करना है उसके बारे में बात करनी. और फिर बी आ डिक्टेटर, और डिक्टेटर बने कि ये भाई ये काम करना, ये काम नहीं करना, इसमें फोकस करने की. डिक्टेटरशिप यानी अथॉरिज्म आपको देनी पड़ेगी, वरना आपका काम नहीं होगा, आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा. ये ख्याल रख रहा होता है अपने डू और डजेंट में. आगे हम चलते हैं 8 कॉमन गोल्स सेटिंग. मिस्टेक्स जो होती हैं जो करते हैं उसमें पहले हम देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट्स. वो है अचीविंग योर ड्रीम द राइट वे. अब वो अचीविंग ड्रीम राइट वे अगर हम किन मिस्टेक से अवॉइड करना है. नंबर 1 मिस्टेक क्या होती है जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट्स में जो होती है. नंबर 1 पे कि सेटिंग अनरियलिस्टिक गोल्स. वो अनरियलिस्टिक गोल्स रख देते हैं, यानी कि वैसा समझते हैं कि ये रखेंगे तो हमारी प्रोडक्ट बिक जाएगी, जबकि वो बिकती नहीं, गलती हो जाती है. आगे मिस्टेक नंबर 2 है फोकसिंग ऑन टू फ्यू एरियाज. बहुत कम एरियाज में फोकस किया जाए, ज़्यादा एरियाज को नहीं है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, वो उसमें जाना चाहिए. मिस्टेक नंबर 3 क्या है अंडर एस्टिमेटिंग कंप्लीट टाइम. अंडर एस्टिमेट करते हैं कंप्लीट टाइम को. नंबर 4 मिस्टेक की है हमारे पास नो अप्रोप्रिएटिंग फेलियर. नो अप्रोप्रिएटिंग कोई फेलियर ही इसका नहीं पता होता. आगे क्या है मिस्टेक नंबर 5, ये है हमारे पास सेटिंग अदर पीपल्स गोल. सेटिंग करते हैं अदर पीपल गोल्स की. मिस्टेक नंबर 6 के ये है नॉट रिव्यूइंग प्रोग्रेस. रिव्यू जो है कोई भी प्रोग्रेस का नहीं होता. आगे मिस्टेक नंबर 7 ये क्या है सेटिंग नेगेटिव गोल. सेटिंग कर क्या होते हैं नेगेटिव गोल सेट होते हैं. आगे मिस्टेक नंबर 8 क्या होते हैं सेटिंग टू मैनी गोल. सेटिंग बहुत सारे गोल्स जो है सेट कर लिए, ये भी मिस्टेक. अब इसकी टिप कैसे निकलने की क्या है अ गुड वे टू अवॉइड दीज मिस्टेक्स एंड टू सेट गोल्स इफेक्टिवली इज टू यूज द माइंड टू लाइफ प्लान वर्क बुक. इसके लिए क्या करना चाहिए इस टूल से लेकर हमें माइंड टू लाइफ प्लान बुक वर्क बुक को जो इस्तेमाल करना चाहिए. इसमें क्या होता है सपोर्टेड बाय वर्कशीट्स एंड एडवाइसेस दैट गाइड्स यू थ्रू a simple 5 steps process for setting your goals and for organizing yourself for success. जिससे आपके जिसमें वर्कशीट भी होती है, एडवाइसेस भी होती है, गाइडेंस भी होती है, सिंपल गोल्स भी होता है. 5 सेट प्रोसेस को भी हम अभी देखेंगे. गोल्स को जो ऑर्गेनाइजिंग योर सेल्फ फॉर जिससे आपका ऑर्गेनाइजेशन वो सक्सेसफुल बन सकती है. तो आइए स्टूडेंट देखते हैं टीम बिल्डिंग्स को. टीम बिल्डिंग्स में क्या है मीटिंग मीन्स पर मीनिंग्स हासिल करने टीम बिल्डिंग के क्या टीम बिल्डिंग करना बहुत ज़रूरी है. फिर एक्सरसाइजेज बहुत होनी चाहिए और एंड इट्स नीड. और उसकी नीड क्या है बहुत ज़रूरत की ये देखते हैं. फिर क्या है दैट इज़ व्हाट इज़ टीम बिल्डिंग. तो टीम बिल्डिंग में क्या है टीम बिल्डिंग रेफर्स टू द वेरियस एक्टिविटीज़ अंडरटेकन टू मोटिवेट द टीम मेंबर्स एंड इंक्रीज द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द टीम. यानी ये टीम मेंबर्स से क्या होते हैं वेरियस इसकी एक्टिविटीज़ है जिसमें अंडरटेकन मोटिवेशन होती है. टीम मेंबर्स को मिलकर काम होते हैं इससे इंक्रीज होते हैं ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है. आगे के टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज के लिए टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेज होते हैं. उसमें क्या है लेट अस थ्रो सम लाइट ऑन सम टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज. हमने बिल्डिंग के लिए कुछ ना कुछ हमने हर एक के लिए करना होता है. अगर हम ये टीम बिल्डिंग के लिए वो चीज़ें नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी टीम बिल्ड कभी भी नहीं हो पाएगी. सबको यूनिटी और एक मोबिलाइजेशन के साथ चलाना पड़ता है वरना टीम नहीं चलती. स्टैटिक टीम कभी भी नहीं चलेगी. आगे इनकरेज मैनी ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज इन योर टीम. इंकरेज करना है ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज यानी मोटिवेट करना है. फिर टीम मेंबर्स मस्ट ट्रस्ट ईच अदर फॉर देयर मैक्सिमम आउटकम. हर बंदे को पे मैक्सिमम ट्रस्ट करना ताकि हम मैक्सिमम आउटकम हमारी जो है ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन की आउटपुट पे आए. आगे
वन मस्ट नो दैट फ्यू टीम मेंबर्स विल, हर एक को अपनी टीम मेंबर्स के जो है फ्यू लोगों के विल का पता होना चाहिए. आगे क्या है, आगे द टीम members must be compatible with each other. Team members must be compatible with each other. Include आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ इन द टीम. आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ जो है जिससे जो है मुश्किलात जो है हल हो जाए, यानी कि किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल आए, तो वो कहते हैं आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स. तो इन इस टीम से वो भी निकलनी चाहिए. तो ये इस तरह से होता है. आगे है इनकरेज activities when individuals come together as a single unit and work for a common task. इनकरेज करने एक्टिविटीज़ व्हेन इंडिविजुअल्स कॉमन टुगेदर हों और वो सिंगल यूनिट बन के काम करें और वर्क करें कॉमन टास्क को पूरी, यानी यकता चले, मुट्ठी बन के बने सिंगल. जैसे अकेली उंगली कुछ नहीं, पांचों जब उंगलियां मिलती हैं तो एक मुट्ठी बनती है, तो मुट्ठी बने और सिनर्जी की तरह काम करें तो कॉमन टास्क उनका अचीव हो जाएगा. आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं. ये इसकी कुछ एग्जांपल्स नहीं है. ये नीड फॉर द मेरे लेफ्ट साइड पे देख रहे, ये है नीड फॉर द टीम बिल्डिंग. ये क्या है, नीड क्या है, ज़रूरत क्या है. व्हेन टीम बिल्डिंग्स, इसमें क्या टीम बिल्डिंग्स एक्टिविटीज़ आर वन आउटमोस्ट इम्पॉर्टेंट एज दे हेल्प इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द टीम मेंबर्स एंड इन टर्न improving the team problems. It also strengthens the bonding among the employees and they feel motivated to work and achieve the target. आगे के some kind of team building achieve must be undertaken from time to time. The encouraging the team members to work hard and realize their dreams, अपने ड्रीम्स को अचीव करेंगे. भाई स्ट्रेटेजी स्टेजेस इन टीम बिल्डिंग. स्टेजेस कुछ है टीम बिल्डिंग की. सबसे पहले क्या है जी, फॉर्मिंग. नंबर टू पे क्या है, स्टॉर्मिंग. नंबर 3 पे क्या है, नॉर्मिंग. और नंबर 4 पे क्या है, परफॉर्मिंग. तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1 फॉर्मिंग के बारे में. ये क्या है, द टीम डिफाइन द प्रॉब्लम. फिर क्या है, एग्री ऑन गोल्स एंड फॉर्मुलेट स्ट्रेटजीज फॉर टैकलिंग द टास्क. फिर है डिटर्मिनिंग द चैलेंज एंड आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन नीड्स, यानी कि इंफॉर्मेशन नीड्स के बारे में पता चलना चाहिए. फिर आइडेंटिफाई इंडिविजुअल टेक ऑन सर्टन गोल्स के बारे में पता. फिर डेवलप ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन होना चाहिए. फिर स्टेज इज स्टॉर्मिंग. और इसमें क्या है, ड्यूरिंग द स्टॉर्मिंग स्टेज टीम में क्या होना चाहिए, रियलाइज दैट द टीम इज मोर डिफिकल्ट दैन दे इमेजिन. फिर हैव faculty in attitude about change of success. फिर है may be restrained to the task. फिर है poor collaboration. फिर स्टेज नंबर 3 यानी कि नॉर्मिंग आपके सामने राइट साइड पे आ रहा है. इसमें लिखे ड्यूरिंग दिस स्टेज मेंबर एक्सेप्ट क्या करते हैं, डेयर टीम को एक्सेप्ट करते हैं. फिर टीम रूल्स एंड प्रोसीजर्स को, वो जो इसमें प्रोसीजर कौन से इस्तेमाल करने हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं. सब तस्वीर में भी नीचे देख रहे हैं कि ऊपर से कुछ जो ये लोग हैं नीचे वाले टीम मेंबर्स को पर्चियाँ भेजने, यानी कि जो रोल है वो जो है डिफाइन कर रहे हैं. बिल्डिंग की उस तरफ से इस तरफ, यानी कि दीवार की से उस तरफ से जो भेजा रही है. उसके बाद है देयर रोल इन द टीम. इनका रोल क्या है टीम में, ये बयान किया जा रहा है. फिर है देयर टीम रूल्स एंड प्रोसीजर्स, इसमें भी है देयर रोल इन द टीम आपको बता रहे. फिर है द इंडिविजुअल्स ऑफ द फॉलो मेंबर्स के बारे में बात हो रही है. आगे टीम मेंबर्स रियलाइज दैट दे आर नॉट गोइंग टू कैश एंड बर्न एंड स्टार्ट हेल्प ईच अदर, कि उन्होंने एक दूसरे की हेल्प करनी है. आगे क्या है, परफॉर्मिंग. स्टेज नंबर 4 इसमें क्या है, टीम मेंबर्स हैव क्या होना चाहिए, गेन इनसाइट इनटू पर्सनल एंड टीम प्रोसेसेस, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर strengths and weaknesses. फिर अगेन द एबिलिटी टू प्रिवेंट और वर्क थ्रू ग्रुप कन्फ्लिक्ट्स, यानी कि ग्रुप कन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करते हुए एंड रिजॉल्व डिफरेंसेस. और रिजॉल्व डिफरेंसेस को भी इसमें किया जाएगा. फिर तभी आपकी परफॉर्मिंग जो है नज़र आएगी सबके सामने. आगे क्या है, आखिरी डेवलप्ड अ क्लोज अटैचमेंट टू द टीम. क्लोज अटैचमेंट टीम के अंदर होनी चाहिए एक दूसरे के लिए. आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं टीम लीडिंग में. ये क्या है, इफेक्टिव टीम वर्क इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द कॉपरेट वर्ल्ड टुडे. सबसे ज़्यादा आजकल जो है ये कॉपरेट वर्ल्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टीम वर्क. आगे की इफेक्टिव टीम वर्क है. टुडे टीम members should be completely comfortable while working with each other in order to give their best professional touch to where they do, यानी कि उनको बेस्ट प्रोफेशनल अपने टच के बारे में पता है और वो वर्क कंफर्टेबली अपना करें. आगे क्या है, हाउ टू
बी अ गुड टीम लीडर, कैसे गुड टीम लीडर बनना चाहिए, बन सकते हैं। तो वो देखते हैं बीइंग एन इफेक्टिव टीम लीडर रिक्वायर्स बेसिक लीडरशिप स्किल्स, के लिए बेसिक लीडरशिप स्किल्स की जरूरत है। हियर आर सम ऑफ द एक्शंस दैट द टीम लीडर शुड कंसिस्टेंटली कैरी आउट। कुछ ऐसे ये जो कैरी आउट करें हम नीचे देख रहे हैं। सबसे पहले क्या है, बिल्डिंग ट्रस्ट बिटवीन टीम मेंबर्स, बिल्डिंग ट्रस्ट होना चाहिए टीम मेंबर्स के लेवल पर है। इंस्पायर एंड मोटिवेट टीम वर्क फॉर अचीविंग गोल्स, इंस्पायर करने टीम वर्क को फॉर अचीविंग गोल्स पर है। इन्फ्लुएंस वैल्यू चेंज चीज़ वो देखना चाहिए। फिर है बी ओपन टू न्यू आइडियाज़ गोइंग फ्रॉम टीम मेंबर्स, न्यू आइडिया को टीम मेंबर की से अगर कोई भी बताता है उसको फॉर सेक नहीं लेना चाहिए। फिर है कंसीडर गिविंग इंसेंटिव्स टू बूस्ट अप रिजल्ट, इंसेंटिव्स देने चाहिए बूस्ट अप रिजल्ट को लेने के लिए। फिर है एवेल्यूएट रिजल्ट इन आ टाइमली फैशन, एवेल्यूएट रिजल्ट टाइमली फैशन को अचीव करने के लिए। आगे हम चलते हैं व्हाट मेक्स एन इफेक्टिव और क्या है गुड टीम लीडर्स। इसके अंदर क्या है, व्हेन इट कम्स टू डिफाइन टीम लीडरशिप देयर आर सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कुड मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। जैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है वो क्या, इन एडिशन टू द above points the following are some of the characteristics of a good team member leader। उसमें क्या नंबर 1 के डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उसमें होनी चाहिए, यानी कि वो डिसीजन वक्त पे सही ले सके। फिर नंबर 2 पे लीडर फ्रॉम द फ्रंट, लीड फ्रॉम द फ्रंट, यानी कि लीड फ्रॉम द फ्रंट से आगे से काम करे, डर के ना पीछे बैठे, ये बल्कि सबके आपके सामने बात करे अगर उसके दिल में कोई बात है आगे बढ़ने के लिए अपनी टीम को आगे क्या है। नंबर 3 पे बैलेंस बिटवीन पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल, बैलेंस पर्सनल लाइफ को भी करे, पर्सनल प्रोफेशनल को साथ मिक्स ना करे। पर्सनल अपनी होती है, प्रोफेशनल होती है वो बिल्कुल अलग लाइफ होती है जिसमें अपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना होता है। और पर्सनल जो आपके घर वगैरह का, घर और रिश्तेदारों का जो आपको उनसे ताल्लुक है उसको अपने प्रोफेशनल पे हावी देना। इस दोनों के डिफरेंस है, घर में काम और बाहर में काम, ये पर्सनल होता है, प्रोफेशनल। आगे है नंबर 4 पे सर्व एज एन एग्जाम्पल, ऐसे काम करे खुद लीडर के, वो खुद एक एग्जाम्पल सेटअप करे सबॉर्डिनेट्स के कि वो भी इसे देख के फॉलो करे। नंबर 5 पे क्या आता है, फॉरगिव बट डू नॉट फॉरगेट, फॉरगिव करो अपने एम्प्लॉयज़ को, उनसे करो फॉरगेट ना करो, यानी कि उनकी गलती को फॉरगिव करो लेकिन उनकी गलती को नोट डाउन करो ताकि आगे वो गलती करे तो उसको फिर सिखाया जा सके। आगे नंबर 6 पे कोहेंसिव फोर्स हो। फिर आगे नंबर 7 पे प्रोवाइड पर्पज़ हो, प्रोवाइड पर्पज़ के साथ वो चले लीडर। आगे हम चलते हैं स्टूडेंट्स, ये है व्हाट मेक्स इन इफेक्टिव गुड लीडर, ये उसके उसी वही वाला जो पीछे उसको कंटिन्यू हो रहा है। इसका 8 नंबर पॉइंट है, ये है बिल्ड अ स्टार टीम नॉट अ टीम ऑफ स्टार्स, यानी कि बिल्ड करो स्टार टीम को बिल्ड करो, ना कि टीम ऑफ स्टार्स को, कि अलग अलग ना हो जो कि उनके दरमियान कन्फ्लिक्ट होगा, उससे स्टार्स के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट हो उससे जो होता है जो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन टूट फूट का शिकार, इसलिए अपनी टीम जो ऐसा स्टार बनानी बिल्ड करनी है। आगे क्या है नंबर 9 पे इस्टेब्लिश शेयरिंग ऑन ओनरशिप फॉर द रिजल्ट, ओनरशिप करनी अचीव करने के लिए उसके रिजल्ट्स आने चाहिए। आगे नंबर 10 पे डेवलप टीम मेंबर्स टू फुलेस्ट पोटेंशियल, यानी अच्छा उनका जितना ज़रा पोटेंशियल निकल सके उतना आपने निकालना है अपने टीम मेंबर से। नंबर 11 पे क्या है, मेक द वर्क इंटरेस्टिंग एंड इंगेजिंग, जो आपका वर्क हो उसे अपने इंटरेस्टिंग भी बनाना और इंगेजिंग भी करना है, लोगों को रखना है ताकि वो जुड़े रहें, ताकि वो काम सही करते रहें और आपका जो इदारे वो आगे बढ़ते रहें। आगे है नंबर 12 पे डेवलप आ सेल्फ मैनेजिंग टीम, आपने एक सेल्फ मैनेजिंग टीम जो है वो डेवलप करनी है। आगे नंबर 13 पे है हमारे पास मोटिवेट एंड इंस्पायर टीम मेंबर, मोटिवेट करना है और इंस्पायर करना है अपने टीम मेंबर्स को। अपने ही किसी आपका कोई जैसे कि आपकी कोई सक्सेसफुल स्टोरी है उसको जिक्र करें और मोटिवेट करें उनको कि हम कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारी टीम जीतेगी, हम ज़्यादा रेवेन्यू ऐसे इकट्ठा करें, हम ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, तो इससे जो है टीम मेंबर्स को जो है वो मजबूती मिलती है। आगे क्या है नंबर 14 पे लीड एंड फैसिलिटेट कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन, लीड करें और फैसिलिटेट करें कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन करने जिससे जो है आपके जो टीम मेंबर्स हैं वो मजबूत होते हैं, ऐसे ये एक लीडर का काम होना चाहिए। आगे नंबर 15 पे हमारे पास है मॉनिटर बट डू नॉट माइक्रो मैनेज, यानी कि मॉनिटर करें पूरी की पूरी अपनी वजह, उनको माइक्रो मैनेज ना करें। आगे स्टूडेंट्स फी अमानिल्लाह, हमारे यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 खत्म होता है हमारी 8618 यूनिट का। तो अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से और गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम्स, मुझे दुआ में याद रखिएगा।